Hi everybody, this is परिपोस। आज से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर काम करने जा रहे हैं और वो जो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम होगा रिलेटेड टू आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, मेडिकल, नीट, एम्स, जो भी प्रीवियस के प्रॉब्लम हैं, एज वेल एज आईआईटी जैम जो हायर क्लासेस ग्रेजुएशंस के लिए है, जो फॉर द पर्पस ऑफ एमएससी जो आईआईटी कंडक्ट करती है, उसके भी प्रीवियस क्वेश्चंस चलेंगे आपको। और इसके साथ जो प्लस टू लेवल पे ओलंपियाड वगैरह होते हैं जैसे केवीपीवाई और भी स्पेशल्स केमिस्ट्री में जो नेशनल लेवल पे स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उन सारे का डिस्कशन चलेगा। तो हर सीरीज़ में कुछ हमेशा एक नया प्रीवियस के साथ हम लोग आएंगे और ये मकसद सिर्फ इसलिए है ताकि बच्चों को ये पता चले कि प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। इस पर्पस से जो है आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने हैं, इसमें इसके अलावे आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे और इस पर कमांड करेंगे आप। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को लगता है कि नहीं सर, कुछ स्पेशल कंटेंट पर भी आप प्रॉब्लम बनाएं या फिर कुछ और आपको चाहिए, कुछ कंटेंट पर कुछ प्रॉब्लम वाइज अलग से असाइनमेंट चाहिए, अलग से वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके अपना डिमांड रख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक मैं आप लोगों का मदद कर सकूं। इससे मुझे अपनी खुशी एक अलग ही खुशी मिलेगी। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हाँ एक चीज़ और हम लोग पहला जो प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स हमारे जो प्रीवियस है अभी करंट से लेकर के एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स तक भी आपके ये डिस्कशन होंगे। और होपफुल जिनका आईटी या मेडिकल का पेपर होने वाला है सितंबर में, सितंबर 1 से 6 जो आईटी मेंस का पेपर होने जा रहा है, या फिर आपका जो नीट का जो इनका पेपर है, आई थिंक उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और वैसे बच्चे जो एस्पिरेंट हैं इस बार एग्ज़ामिनेशन के मेडिकल और आईआईटी के, तो हम चाहेंगे कि अगर आपको किसी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक अपना प्रॉब्लम मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले और मैं आप लोग को एक स्पेशल उस पर वीडियो बना करके आपको मदद कर सकूं। और जितना ज़्यादा आपका मदद होगा उतनी मुझे खुशी मिलेगी और पर्सनली आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने सिलेक्शंस के और नज़दीक चले जाएंगे। चलिए ओके, फिर हम लोग आज बात करते हैं। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है जेई एडवांस 2019 की बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2019 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और क्या है कि आज हम लोग जेई एडवांस 2019 में हम लोग आज करेंगे। अब एडवांस में आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं और हर एक पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। तो मैं हर एक पेपर का सेक्शन वाइज सॉल्यूशन दूंगा आज, ठीक है। आज आपका जो सॉल्यूशन चल रहा है पेपर 1 का, सेक्शन 1 का चल रहा है। और सेक्शन 1 का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 12 होता है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन हैं मतलब ईच क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन का मार्क्स जो है 3 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स है ना। और ये जो होता है आपका सिंगल करेक्ट होता है। दिस इज़ योर सिंगल करेक्ट, ये सिंगल करेक्ट वाला होता है। और निगेटिव मार्क्स है, निगेटिव मार्क्स भी है, -1 आपका निगेटिव मार्क्स भी इसमें चल रहा है। ये आपका पेपर 1 का सेक्शन 1 का जो कंडीशन था 2019 का, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो सिंगल करेक्ट वाले हैं, सिंगल करेक्ट वाले में आपको 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 12 मैक्सिमम मार्क्स, निगेटिव मार्क्स 1 चलेगा और एक ही आंसर सेलेक्ट करने हैं। सिंगल करेक्ट मतलब एक ही आंसर सेलेक्ट करने हैं। अब चूँकि देखिए आप आईटी एडवांस का प्रॉब्लम बनाने चल रहे हैं हम लोग, तो आईटी एडवांस हो या आईटी मेंस हो या किसी भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्मूला से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंसेप्ट याद होना। अगर कंसेप्ट आपको पता होता है
तो आप एडवांस या मीन्स का प्रॉब्लम बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। सो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पर्पस ऑफ IT एस्पिरेंट्स स्पेशली। सो नाउ हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है मैं उसको छोटे फॉर्म में आपके सामने लिखूंगा, जिससे कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा बात आपके सामने रख सकूँ। चलिए, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सोडियम स्टीरेट है। क्वेश्चन में था उस क्वेश्चन को मैंने एक समरी टर्म में छोटे फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा है। क्या है क्वेश्चन कि सोडियम स्टीरेट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम स्टीरेट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसके लिए जो एक ग्राफ प्लॉट करना है वो लैम्डा m वर्सेस C, मतलब मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ की बात कर रहा है और कहता है कि विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। देखो एक ही ऑप्शन सही मांग रहा है, फॉर माइसेल फॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन, फॉर माइसेल फॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन, मतलब ये एक जो ग्राफ है कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ लिया गया है रूट सी के फॉर्म में। तो लैम्डा सी जो सी दिख रहा है वो जो ग्राफ दिया गया वो रूट सी के फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ भले ही सी लिखा गया है बट दिस इज ग्राफ आपको रूट सी के फॉर्म में लिखा गया है। और अब देखो ये क्या है, सोडियम स्टीरेट। यू नो सोडियम स्टीरेट क्या है, एक सोप है। सोडियम स्टीरेट क्या है, सोप है, जिसका फॉर्मूला आप लिखते हो C17H35COO माइनस Na+। दिस इज सोडियम स्टीरेट, C17H35COO माइनस Na+, दैट इज द सोडियम स्टीरेट। दिस इज स्टेरिक एसिड से सोडियम स्टीरेट बना है और ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, तो अब देखो सॉल्यूशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या मज़ेदार है इसको देखिएगा। अच्छा एक और बात, इसमें देखो CMC लिखा हुआ है, CMC यहाँ पर भी है, CMC और CMC। CMC का मतलब क्या होता है, तो CMC का मतलब होता है, CMC का मतलब होता है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। देखो कितना अच्छा टॉपिक है। अब कहता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C का, तो वो जो ग्राफ प्लॉट होता है किसके हेल्प से, तो वो होता है डिवाई-हक्ल-उन्सगार इक्वेशन। तो डिवाई-हक्ल-उन्सगार इक्वेशन से अप्लाइड करते हो। अब डिवाई-हक्ल-उन्सगार इक्वेशन क्या है, तो आप लिखते हो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a+b लैम्डा नॉट m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c। ये होता है आपका क्या है, डिवाई-हक्ल-उन्सगार इक्वेशन। लैम्डा वर्सेस सी के बीच के ग्राफ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए ग्राफ प्लॉट जो होता है लैम्डा वर्सेस सी के बीच, वो होता है डिवाई-हक्ल-उन्सगार इक्वेशन से प्लॉट होता है। तो डिवाई-हक्ल-उन्सगार इक्वेशन से प्लॉट होता है और इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है आपका लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a+b इंटू लैम्डा m का होल इंटू रूट c। c इज द कंसंट्रेशन। a क्या है, ए को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। ए को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और इस बी का जो नाम है, इस बी को हम लोग बुलाते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, इसको एसिमेट्रिक इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। हम लोग एक एक टर्म को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम बनाने में समय नहीं लगता है,
लेकिन इसको समझना है ताकि आगे फर्दर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो नहीं क्रिएट होना चाहिए, इसलिए मैं इतना तोड़ रहा हूँ डिटेल में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब डिवाई-हकलॉन्सकार इक्वेशन है। अब देखो जब इसके लिए आप ग्राफ प्लॉटिंग करते हो, अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन है इसके लिए होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए प्लस बी इंटू लैम्डा नॉट एम स्क्वायर रूट ऑफ सी। जब इसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसे प्लॉट करते हो, ग्राफिंग क्या होता है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। दिस इज वाई और ये क्या है, इंटरसेप्ट सी माइनस दिस इज स्लोप एम और ये हो गया आपका एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हो वो कैसा प्लॉट करते हो, कुछ ऐसा प्लॉट करते हो। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का जब ग्राफ ऐसा चलता है तो इस डिवाई-हकलॉन्सकार इक्वेशन के लिए भी ग्राफ कुछ ऐसा ही चलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा। अब जब कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा तो और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से ये ग्राफ। अब यहाँ से पहले सॉल्यूशन छांटना सीखो ऑप्शन। अब ऐसे कितने ग्राफ हैं जो कि आपको दिख रहे हैं कि डाउनवर्ड में ग्राफ इनिशिएट हो रहा है। अब देखो यहाँ से ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ ग्राफ नीचे जा रहा है, इस वाले में ग्राफ नीचे जा रहा है, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है ग्राफ। दैट मीन्स ये वाला तो नहीं होगा, सिंगल करेक्ट है तो ये वाला नहीं होगा। अब इसमें एक टर्म है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, लेकिन एक क्या है कि ये जो ग्राफ लेना है वो माइशेल के लिए लेना है। अब माइशेल क्या करता है, अब माइशेल में क्या पढ़ते हो, अब माइशेल में आप पढ़ते हो कि जो बनता कैसे है कि अगर ये वाइल्ड ड्रॉप है, ये अगर वाइल्ड ड्रॉप है और इस वाइल्ड ड्रॉप के चारों ओर जब साबुन का पार्ट, जब आपका सोप या डिटर्जेंट का पार्ट इस तरह से जमा हो जाता है चारों तरफ से, इस प्रकार से बन जाता है, और तो वो क्या बनता है, आपका स्फेरिकल फॉर्म में एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइसेल। अब ध्यान देना ये कि जब इस माइसेल जब, अब पहले क्या था कि अगर हम बात करें तो ये अगर साबुन है और ये आपका डिटर्जेंट या सोप जो भी है, तो पहले तो ये करंट प्रोड्यूस करा रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में Na+ और इसके वजह से फ्लो कर रहा है, सिंगल दो आयंस की वजह से। लेकिन पहले इसके मास कम थे। अब देखो कि जब इसके साइज बड़ा हो गए तो माइसेल के फॉर्मेशन की वजह से, माइसेल का जब फॉर्मेशन हुआ तो क्या हो गया, साइज बढ़ा। साइज बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ा, मास बढ़ेगा। मास जब बढ़ा जिसके वजह से ये जो माइसेल है के फॉर्म में जो आयन है उसका माइग्रेशन क्या होगा, माइग्रेशन क्या होगा, घटेगा। अब जब माइग्रेशन घटेगा तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी भी घटेगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगा, घटेगा। तो कंडक्टिविटी जब घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। अब कंडक्टिविटी और घट जाना चाहिए, पहले एक आयंस की वजह से ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन जैसा ही माइसेल का फॉर्मेशन हुआ, साइज सडनली बढ़ गया, मास भी बढ़ गया, तो माइग्रेशन घट गया। और कनेक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन होता है। कंडक्टिविटी जो लिखते हो, कंडक्टिविटी क्या लिखते हैं, तो कंडक्टिविटी बोलते हैं कि कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन होता है। अब कंडक्टिविटी चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन चूंकि घटा तो करंट भी घटेगा, कनेक्टिविटी भी घटेगा। अब एक चीज़ और देखो, इसमें ग्राफ और नीचे जाना चाहिए। अब इसमें देखो कि ग्राफ क्या है, बेंड हुआ और ऊपर चला गया ग्राफ, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इस वाले में क्या हो गया कि देखो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा जा रहा था, ऐसा जाना चाहिए था, अब ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए था, और ये यहाँ से क्या हो गया, ग्राफ बढ़ गया, तो ये भी ग्राफ नहीं होगा। और इस वाले सेक्शन में देखो तो ये ग्राफ क्या हो गया कि जाना चाहिए था ऐसा कुछ, ये तो यहाँ से जाकर के ये बेंडिंग हो गया, तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ से जो आना चाहिए था ये क्या हो गया, बेंड कर गया, तो ये हमारा ग्राफ सही हो जाएगा। अब कहोगे सर ये क्रिटिकल मास कंसंट्रेशन का टर्मिनोलॉजी क्या है। अब एक टर्म जो आया CMC क्रिटिकल मास टर्मिनोलॉजी क्या है, तो ग्राफ पे क्या है इसका मीनिंग, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि क्रिटिकल मास कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि माइसेल जब बना, और माइसेल के बनने से उस समय जो सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा और उसके वजह से जो करंट पर इफेक्ट पड़ता है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन।
मतलब कह सकते हैं कि द रिडक्शन इन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइसेल इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। माइसेल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन में माइसेल के बनने से जो कंसंट्रेशन होगा और उस कंसंट्रेशन के बनने से माइसेल के बनने से जो करंट में कमी आया उसी को बोला गया, उस कंसंट्रेशन को क्या बोला गया है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। होप सो इट इज क्लियर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कनेक्टिविटी का जो ग्राफ होता है लैम्डा और सी के बीच वो डिवाई हकल-अंसगार इक्वेशन से होता है। और इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए प्लस बी इंटू लैम्डा नॉट एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। हेयर ए इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और अगर हम बात कर लेते हैं तो इस इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के लिए अगर हम वाटर के लिए बात कर लेते हैं, फॉर वाटर, तो फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस ए का जो वैल्यू होता है वो 60.2 होता है। और इधर अगर एसिमेट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो इसके लिए अगर हम फॉर वाटर के लिए बात कर लेते हैं तो वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर देख लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है, जो बी का वैल्यू होता है 0.229 के बराबर होता है। तो ये आप ये याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, बट कंसेप्ट ये है कि ये इक्वेशन है जिसकी वजह से करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा सी के बीच। लेकिन चूंकि माइसेल बना, माइसेल के बनने से माइग्रेशन घटा, माइग्रेशन बनने से कंडक्टिविटी घटा, कनेक्टिविटी घटा तो चूंकि ग्राफ क्या होना चाहिए, तो करंट और घटेगा, करंट और घटेगा तो ग्राफ और डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ग्राफ करंट घट रहा था सी के रेस्पेक्ट में, लेकिन माइसेल बनने से और तेजी से करंट घटेगा। अब आप देखो इसमें स्टार्टिंग में करंट बढ़ रहा है तो ये तो खत्म हो गया, घट रहा है लेकिन फिर जाके बढ़ गया, और क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, ये क्या कर गया, यहाँ से बढ़ गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचाइए, तो ये देखो घट रहा था फिर और तेजी से घट गया करंट, तो और तेजी से करंट घट गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा, तो माइसेल के बनने से घटा। अब देखो CMC को थोड़ा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम CMC को डिफाइन कर लें तो CMC को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो CMC दैट मीन्स क्रिटिकल मास कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं CMC, है ना। तो CMC क्या है, तो CMC है द कंसंट्रेशन of solution, the concentration of solution at which conductance reduces due to the formation of micelle is called CMC, क्रिटिकल मास कंसंट्रेशन। तो जिस पॉइंट पे माइसेल बना, देखो इसका मतलब हो गया कि ग्राफ में इस पॉइंट पे माइसेल बना और माइसेल बनने से करंट घट गया, तो ग्राफ पर जहाँ पर करंट का बेंडिंग होगा, ग्राफ जहाँ बेंड करेगा उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग CMC, जिसका रियल मीनिंग, जिसका कॉन्सेप्ट हो गया कि सॉल्यूशन का ऐसा कंसंट्रेशन जिस पर माइसेल बना और माइसेल के बनने से करंट क्या हो गया, घट गया, कनेक्टिविटी घट गई, उसी को हम लोग बोलते हैं CMC, मतलब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो होप सो ये पहला क्वेश्चन जो आप लोग को हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप अपना डिमांड रख सकते हैं, किसी तरह का कोई एक्सक्यूजेज नहीं, जितना पूछोगे उतना जवाब दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन 2 है, सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन कलर
produced in the borax bed test, borax bed test of a chromium 3 salt is due to option A CRB, option B Cr2O3, option C CrBO2 का होल 3 और ऑप्शन डी Cr2B4O7 का होल 3। अब देखो क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोरेक्स बेड टेस्ट, अगर हम बात करें कि ये चैप्टर कहाँ से है, ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ का है, तो देखो दो चीज़ें हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो ये क्वेश्चन है, ये ग्रुप 11th ग्रुप का है क्वेश्चन, या तो आप कह सकते हो कि ग्रुप 11th ग्रुप का प्रॉब्लम है, बोरॉन है, चूँकि बोरेक्स बेड टेस्ट दैट विल इन्वॉल्वेशन ऑफ। दूसरा हम बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक का भी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग डी ब्लॉक का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रॉब्लम है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये प्रॉब्लम आपका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आस्किंग हो सकता है। तो आपको ये भी पढ़ना है, आपका तो सिलेबस है, सिलेबस से ही प्रॉब्लम था। अब क्या है कि आप देखिए क्या लिखा है कि कैसा कलर, तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पे? ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है बोरेक्स बेड टेस्ट में। बोरेक्स बेड टेस्ट हो रहा है किसका? तो बोरेक्स बेड टेस्ट में ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ ए क्रोमियम सॉल्ट, क्रोमियम 3 सॉल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो इसका मतलब हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके वजह से? तो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो देखो अगर हम आंसर डायरेक्ट छांटना चाहें, अगर हमको कुछ भी नहीं आता है और आंसर अगर छांटना चाहें तो दो आंसर तो ऐसा ही छट जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट चाहिए। पहला देखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है या नहीं है, तो यस इसका भी ऑक्सीडेशन +3 है, इसका भी +3 है, इस वाले का भी +3 है और इस वाले का भी +3 है। तो सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और तीनों उसी का पार्ट है। तो ये देखो ये एक सॉल्ट नहीं है, ये भी एक ऑक्साइड है, तो ये भी एक सॉल्ट नहीं है, तो ये दोनों आंसर तो कट गया, बचा ये दोनों। अगर थोड़ा सा भी याद अगर होगा कि बोरेक्स बेड टेस्ट में मेटाबोरेट बनता है, अगर ये वर्ड भी अगर याद है कि मेटाबोरेट बनता है, तो आंसर तो डायरेक्ट मार दोगे कि भाई मेटाबोरेट का फॉर्म ये है, तो ये भी नहीं होगा, तो खत्म कहानी। इसका नाम है क्रोमियम मेटाबोरेट, और इसको बोलते हैं क्रोमियम टेट्राबोरेट, क्रोमियम टेट्राबोरेट। अब ये है आपके सामने। अब अगर हम इस पे बात करें इसका सॉल्यूशन कैसे है, अगर इसका कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके लिए आपको बोरेक्स बेड टेस्ट, देखो ये इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा मोटा भी बात याद है तो आप आंसर काट के लिख सकते थे। ये तो मैंने बताया कि एलिमिनेशन मेथड से आपने कैसे बनाया। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, बोरेक्स बेड टेस्ट में। अब बोरेक्स बेड टेस्ट में क्या है, अब देखो बोरेक्स बेड टेस्ट, इसको समझो। बोरेक्स बेड टेस्ट क्या है, तो Na2B4O7.10H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है बोरेक्स का। अब इस बोरेक्स को हम लोग हीट करते हैं, जब हीट करेंगे तो यहाँ से आपका ये वाटर बाहर आ जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा Na2B4O7। ये सिंपल, ये भी बोरेक्स का फॉर्म है, लेकिन ये एनहाइड्रस फॉर्म हो गया, ये एनहाइड्रस फॉर्म बना लिया। अब ये जो एनहाइड्रस फॉर्म है ये सॉफ्ट होगा, ये जब भी होता है तो सॉफ्ट होता है एनहाइड्रस फॉर्म। अब ये सॉफ्ट होगा, अब इसको और हीट करो, फर्दर
फर्दर हीटिंग कर देते हैं। तो जैसे ही और हीट करोगे तो हीट करने से क्या बनाएगा, NaBO2 प्लस B2O3, और इसी के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, इसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसके मिक्सचर को बोला जाता है बोरेक्स बेड। और ये जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी इसको बोलते हैं। ये जो सॉलिड होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी होता है। और ये है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट, और इसको बोलेंगे बोरॉन ऑक्साइड। दिस इज बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। अब क्या करते हैं कि ये जो बना बोरेक्स बेड, अब इस बोरेक्स बेड में से अगर हम क्या करते हैं कि ये जो बोरेक्स बेड है, इस बोरेक्स बेड में से जब हम इस पर क्या करते हैं, ट्रांजिशन टी मेटल ऑक्साइड, मतलब ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो कि क्या होता है, कलर्ड होता है। और उस ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड को जब हम इस बोरेक्स बेड पर डालेंगे तो उसमें से उसका B2O3 बोरॉन ऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, तो रिएक्ट करने के बाद बना लेगा तो उसी ट्रांजिशन मेटल का टी मेटल का मेटाबोरेट मतलब मेटाबोरेट ऑफ टी मेटल। और ये भी जो बनाएगा वो एक सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट होता है तो ये भी एक कलर्ड होगा, दैट मीन्स कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो जो कलर यहाँ रहता है वही कलर यहाँ इंट्रोड्यूस होता है। अब ये कैसे, अब देखो इसमें कौन कौन आता है, इसको याद कैसे करेंगे, ये हमारे मेमोरी में कैसे होगा, तो कंसेप्ट अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो मैं इसके लिए एक चीज़ है, आप उसको याद रखना, जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो याद रखना क्या है। तो ग्रीन पब में ब्रदर ब्लू हुआ, ग्रीन पब में ब्रदर ब्लू हुआ। अब देखिए कि भाई साहब गए थे हरे रंग के पब में, पब का नाम है ग्रीन, तो उस पब में गए और जाने के बाद वहाँ क्या ऐसा काम किए तो नहीं पता, ब्लू हो गए। अब ब्लू हो गए, शर्ट वट गंदा हो गया, तो बाहर निकले। बाहर जब निकले तो वो अपने गाड़ी के पास गए, आशा था कि गाड़ी में उनके ड्राइवर साहब होंगे, और ड्राइवर साहब मिलते नहीं हैं। तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं, अब देखो वो बोलते क्या हैं, तो वो बोलते हैं कार में नहीं कोई नहीं, क्यों, मतलब वहाँ देखते हैं तो कोई कार में नहीं रहता है, तो बोलते हैं कि कार में कोई नहीं क्यों, है ना। अब देखो ये याद कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान देना। ग्रीन, तो ये जो है पहला जो लाइन है वो आपका कलर की बात कर रहा है, पहला जो लाइन है वो कलर का इंफॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरा जो है वह टी मेटल आयन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, टी मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन का इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे, तो ग्रीन, तो ये तो ग्रीन ही हो जाएगा। पी फॉर और पी फॉर पिंक, बी फॉर ब्लू, में ब्रदर, ब्रो मतलब ब्राउन, और ब्लू का मतलब ब्लू। अब देखो कार, तो कार का मतलब क्या, CR 3+, में Mn मैग्नीज 2+, को CO को 2+,
नहीं, Ni2+, क्यों Cu2+। अब देखो क्या है ना, ग्रीन पब में ब्रदर ब्लू हुआ, गाड़ी में गए देखे ड्राइवर नहीं है तो बोलता है क्या, कार में कोई नहीं, क्यों। अब ये याद कैसे होगा, अब ये इसका मतलब क्या, आप कहोगे सर इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो देखो ग्रीन के नीचे कौन है, तो कार है, पिंक के बाद नीचे कौन है, मैग्नीज है, ब्लू के नीचे कौन है, सीओ है, ब्राउन के नीचे कौन है, निकल है, ब्लू के नीचे कौन है, कॉपर है। याद हो गया 5 का 5। क्या हुआ, ग्रीन पब में ब्रदर ब्लू हुआ, कार में कोई नहीं, क्यों, ऊपर वाला जो लाइन है वो कलर है और नीचे वाला जो लाइन है वो ट्रांजिशन मेटल आयन का है। तो क्या कर लोगे, ग्रीन कलर किसका, Cr3+ का, पिंक किसका, Mn2+ का, ब्लू किसका, CO2+ का, ब्राउन किसका, Ni2+ का और ब्लू किसका, Cu2+ का। और इस तरह से हमको 5 का 5 याद हो गया। अब यहां जिसको रखना है रख दो। अब देखो आपको बोला था ग्रीन कलर, आपको क्या बोला था, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किससे बनेगा, तो ग्रीन कलर क्रोमियम का, ग्रीन कलर क्रोमियम का, तो ग्रीन कलर क्रोमियम का। अब यहां मेटाबोरेट फॉर्म, अब यहां मेटाबोरेट फॉर्म की बात कर रहा है, तो मेटाबोरेट फॉर्म की बात कर रहा है, तो मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको। अब ध्यान देना कि अप्लाई हम कैसे कर रहे हैं, अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और अप्लाई करूँगा इसको, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड लाइन क्या था, तो सेकेंड लाइन था हमारे पास कि B2O3 और ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो था वो क्या था, हमारा कलर्ड था। और ये जो कलर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है ये रिएक्ट किया बोरेक्स बेड के इस पार्ट से, जब रिएक्ट किया तो बनाया हमारा क्या, मेटाबोरेट, मेटाबोरेट ऑफ टी मेटल, जो कि ये भी क्या होगा, कलर्ड होगा, ये भी हमारा कलर्ड होगा। और जब ऐसा है तो देखो यहां से अप्लाइड करते हैं हम, यहां से लिखना सीखो। क्या बोला गया, ग्रीन Cr3+, मतलब इसका ऑक्साइड लिखो तो Cr, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रोमियम की वैलेंसी यहां पर से 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cr2O3। और इसका कलर कैसा, तो ग्रीन, इसका कलर कैसा, तो ग्रीन इसका कलर। तो इसके कारण, अब इसके कारण जिसका मेटाबोरेट फॉर्म, अब मेटाबोरिक एसिड से बोरेट का फॉर्म होता है BO2, मेटाबोरेट फॉर्म जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं BO2- का फॉर्म, BO2- का फॉर्म मेटाबोरेट। तो क्या हो जाएगा, Cr BO2, इसकी वैलेंसी 1 और कॉपर वाले की वैलेंसी 3, तो ये हो गया। तो इसका भी कलर कैसा मिलेगा, तो ग्रीन ही मिलेगा, इसका भी कलर जो मिलेगा वो ग्रीन ही मिलेगा। सेकंड अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड आता है मैग्नीज कैसा, पिंक, मैग्नीज कैसा, पिंक, तो हो जाएगा MnO कैसा, पिंक, MnO कैसा, MnO पिंक। और यहां से क्या लिख लोगे, तो MnBO2 का होल ट्वाइस, और इसका भी कलर कैसा मिल जाएगा, तो पिंक ही मिलेगा। तीसरा देखो CO कोबाल्ट कैसा, ब्लू, तो क्या लिख लेंगे, COO ब्लू, COO ब्लू, तो क्या हो जाएगा, COBO2 का होल ट्वाइस, ये भी हो जाएगा आपका ब्लू। आगे देखते हैं क्या है, ब्राउन निकेल, तो NiO ब्राउन, ये कैसा है, तो ब्राउन है, तो इसके कारण जो इसका सॉल्ट बन रहा है BO2 वो भी कैसा है, ब्लू है, ये क्या है, ब्लू है। और लास्ट जो है हमारा वो है ब्राउन है ना, ब्राउन। और यहां से देखो ये क्या है, कॉपर, दिस इज कॉपर, तो कॉपर क्या हो जाएगा, CuO कॉपर, ये है आपका ब्लू,
तो ये क्या हो जाएगा CuBO2 का होल ट्वाइस, ये भी हो जाएगा ब्लू। तो ये जो बन गया, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। और याद करना कितना आसान है, ग्रीन पब में ब्रदर ब्लू हुआ, और जब भाई साहब जाते हैं कार के पास तो कोई नहीं मिलता है, तो क्या बोलते हैं, कार में कोई नहीं। क्यों? कितना आसान है, ग्रीन क्रोमियम, पिंक Mn2+, ब्लू CO2+, ब्राउन Ni2+, ब्लू Cu2+। तो बोरेक्स बेड टेस्ट में ये 5 ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड है जो अपने अपने कलर हैं, और वही उसके अपना सॉल्टिक फॉर्म में, मेटाबोरेट फॉर्म में उसी सेम कलर में दिखेंगे। और इस प्रकार से ये कंफर्म हो जाता है कि बोरेक्स बेड टेस्ट में कि कौन सा मेटल किस कलर में आ रहा है। तो बेटा बोरेक्स टेस्ट जो है वो अपने आप में मेटल का कंफर्मेशन, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट है जो मेटल का कलर टेस्ट के रूप में कंफर्मेशन देता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये मेटाबोरेट फॉर्म बन गया। सो आंसर क्या हो गया हमारा, CrBO2 का होल थ्राइस, दैट इज द ग्रीन कलर। तो ऑप्शन इज क्रोमियम मेटाबोरेट, ये हो गया। तो ये चीज अगर याद रखते हो और ये लाइन याद रखते हो तो आपका मेटाबोरेक्स टेस्ट कंप्लीट। अब अच्छा, एक बात और इन्फॉर्मेशन के तौर पे, चूंकि मैंने बोला कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, तो एक इन्फॉर्मेशन और ही दे देता हूं आपको मेटाबोरेट के बारे में। अब ये मेटाबोरेट से वैलेंसी 1 कैसे डिसाइड की हम लोगों ने, BO2-। तो देखो बोरिक एसिड आप पढ़े हो, तो ये जो है मेटाबोरिक एसिड, ये मेटाबोरिक एसिड से बाहर आया है। मेटाबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला लिखते हैं वह HbO2 लिखते हैं, और ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। और ये जो है जनरली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म में, एक तो पॉलीमेरिक फॉर्म, एक पॉलीमेरिक फॉर्म, और दूसरा ट्राइमर के फॉर्म में, ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दूसरा ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो HbO2 का होल 3, और ये हो जाएगा HbO2 का होल n टाइम्स। और ये जो होता है पॉलीमेरिक फॉर्म जो होता है, इसका अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ दे, आपकी इसकी ज्योमेट्री पूछ दे, तो आप बोलिएगा कि मोनोक्लिनिक होता है। दिस इज मोनोक्लिनिक। जो पॉली है वो मोनोक्लिनिक है, जो ट्राई है वो ऑर्थोरोम्बिक है। वो क्या है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो इस प्रकार से आप बोरिक एसिड से ही, अब देखो यहाँ से एक H है तो ये एक H हटाते हैं तो BO2, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था BO2-, तो मेटाबोरेट फॉर्म ये होता है। तो याद हो गया होगा, ग्रीन पब में जाकर ब्रदर ब्लू हुआ, है ना, कार में कोई नहीं क्यों। इस प्रकार से हम लोग सब याद कर लेंगे। ग्रीन पब में जाकर ब्रदर ब्लू हुआ, ग्रीन पब में ब्रदर ब्लू हुआ, कार में कोई नहीं क्यों। इस प्रकार से आपका बोरेक्स बेड टेस्ट में ये 5 ट्रांजिशन मेटल आते हैं। और इसको एकदम याद कर जाना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा क्रोमियम पे पूछेगा, क्योंकि मैंने बोला ये 11th का ग्रुप का भी क्वेश्चन हो सकता है, D ब्लॉक का भी हो सकता है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो थैंक यू, होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3rd क्वेश्चन की ओर। हमारा 12 मार्क्स में आपका 6 मार्क्स तो हो चुका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो 3rd क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज HCOH, OH। ये हो गया आपका फर्स्ट
सेकेंड है H, सेकेंड, थर्ड, थ्री और फोर में है ये। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अब ऑप्शन देखेंगे आप। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, 4, B 1, 3, 2, 4, C 2, 1, 4, 3 और D 3, 2, 1 और 4। ये कंडीशन है। अब देखो क्या है ना, प्रॉब्लम जो पूछा गया है वो आपको पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ये जो प्रॉब्लम लिया गया है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ पे प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं पहले बेसिक की बात करता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं बता दे रहा हूँ सॉल्यूशन, लेकिन अगर मान लो कि किन्हीं को एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, ऐसे आप समझो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडिक स्ट्रेंथ होता है और हमेशा हर कंपटीशन में लगभग एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, जो भी हो, ओलंपियाड हो, या फिर आप हायर लेवल में भी क्यों न चले जाओ, नेट तक का क्वेश्चन इसका आता है एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो एसिड स्ट्रेंथ से प्रॉब्लम हर जगह देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए कि किन्हीं स्टूडेंट को, किन्हीं विद्यार्थी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, बेसिक स्ट्रेंथ पे, या फिर जीओसी वगैरह में, ऑर्गेनिक में, तो और अगर आप लोग को सीखना है तो आप कंफर्म कर देंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेज देंगे कि भाई सर ये जो है मुझे ये जानना है, ये जानना है, मुझे ये नहीं आता है, तो मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता है तो कहता है कि एसिड जो स्ट्रेंथ होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है ये। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसका होता है माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस अगर हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो sp का सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 वाले का, उसके बाद sp3 वाले का होता है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो सबसे पहले एक नंबर पे ये चेक करो, उसके बाद इन दोनों को चेक करो, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों को चेक, तो एक नंबर पे हाइब्रिडेशन वगैरह चेक कर लेना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमेशा हाइब्रिडेशन वगैरह चेक कर लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो क्या है, ये प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग, तो चलते हैं बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है ना कि यहाँ से बॉन्ड लिया गया, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और ये वाला कार्बन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं। मैंने बोला फर्स्ट चेक द हाइब्रिडेशन। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp, और ये डबल बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। ये भी देखो डबल बॉन्डेड है लेकिन ये क्या है sp2, और ये ट्रिपल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो गया sp3। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने बोला कि सबसे कम sp3 का होता है, उसके बाद किसका होता है sp2 का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ sp वाले का। तो सबसे कम किसका तो सबसे कम किसका, तो sp3 मतलब 4 नंबर वाले का सबसे कम। उससे ज़्यादा किसका हो गया, अब sp2 2 है, 2 और 3, लेकिन सबसे ज़्यादा sp वाले का तो 1 नंबर। अब ये से देखो सबसे कम 4, अब इतना सा अगर आंसर छट सकता है तो छाट लो, काट लो। अगर इतना से मिल जाता है सॉल्यूशन तो बेहतर है हमारे लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अगर होगा तो आगे देख लेंगे। तो देखते हैं 4 और 1, तो
4 नंबर का सबसे कम, तो 4 नंबर का सबसे कम सबसे कम सबसे कम यहाँ पर है, तो सी नंबर कैंसिल आउट। सबसे ज़्यादा 1 का, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा ए और बी में आंसर सेलेक्ट करना है। देखो अभी यहाँ से 2 और 3 सिर्फ अल्टरनेट चेंज है, तो 2 और 3 को हम लोग चेक करते हैं। अब देखो मैंने बोला जब ये काम नहीं करता है तो फिर ये लगाओ, लेकिन अगर बेंजीन रिंग है, अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग वाले में आप क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि इस केस में जो है एम इफेक्ट आई इफेक्ट से बड़ा होता है सामान्य तौर पे। अब क्या है ना कि इसमें जो है आपको बहुत सारा चीज़ अगर जानने के लिए बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई है कि एम इफेक्ट आई इफेक्ट से बड़ा होता है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ वही सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में है। अब देखो ये क्या है ना, ये देखो ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा, और चूंकि लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो प्लस एम इफेक्ट भी दिखाएगा, या आप कह सकते हो प्लस आर इफेक्ट भी दिखाएगा। तो मैंने बोला क्या, आई से बड़ा एम, तो आई से बड़ा एम, तो ये वाला नहीं होगा, अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाई कर देंगे ये वाला इफेक्ट, है ना। तो अब क्या है ना कि माइनस आई माइनस आर, अगर माइनस आई माइनस आर माइनस एम अगर या माइनस आई बढ़ाता है तो इसका जस्ट उल्टा वाला क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट जो है घटा देगा, और या कह सकते हैं कि प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट जो है भी इस एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब देखो यहाँ पर ये sp2 है और ये sp2 है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं काम कर रहा है, इसमें एक इफेक्ट काम कर रहा है, तो माइनस वाला बढ़ाने का काम करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, और प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने का काम करेगा न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जरा ये देखो कि प्लस वाला है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा। तो इन दोनों में किसका होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, तो नहीं वाले के रेस्पेक्ट में जहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा और माइनस वाला बढ़ाएगा। अगर यहाँ पर कोई माइनस लग जाता तो ये बढ़ा देता, या फिर इसके जगह पर यहाँ कोई माइनस इफेक्ट आ जाता माइनस वाला, तो फिर ये बढ़ा देता। बट मैंने बोला कि माइनस भी देखो, यहाँ माइनस आई भी काम कर रहा है, प्लस आर भी काम कर रहा है, तो मैंने बोला कि एम से बड़ा एम बड़ा इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट कम इफेक्ट दिखाता है ना, आई इफेक्ट वीकर इफेक्ट देन एम इफेक्ट है। दैट्स वाई इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या होगा, 3 वाले का कम हो जाएगा और 2 वाले का ज़्यादा होगा, न्यूट्रल है प्लस आई, दैट मीन्स आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट, और एसपी में एसपी का ज़्यादा है, उससे कम इसका, और सबसे कम sp3 वाले का, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, और जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.8, और जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। तो इस आधार पर देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर एक्सप्लेन हो गया अपने आप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर भी एक्सप्लेन हो गया। और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो हमने देखा कि sp है, sp3 वाले का सबसे कम तो 4 वाला का सबसे कम, और एक में sp हाइब्रिडाइज्ड है तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब 2 और 3 में देखो, यहाँ प्लस वाला है और यहाँ कोई नहीं है, तो प्लस वाला घटाता है, माइनस वाला बढ़ाता है, न्यूट्रल वाला दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल है और ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला घट जाएगा, तो घट जाएगा तो 3 वाले का कम 2 वाले का ज़्यादा होगा, तो 1 2 3 4, सो आंसर इज ए। इस प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर किन्हीं को मान लीजिए कि सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर उस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 मेमोरी बेस्ड है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये थोड़ा आसान है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल थे, लेकिन अब ये जो है मेमोरी बेस्ड है, और ये जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू आपको मेटालर्जी से रिलेटेड है, और वो आपका जीओसी का प्रॉब्लम था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलामाइन
कैलामाइन, मैलाकाइट, मैग्नेटाइट, और क्रायोलाइट। अब क्या करते हैं, अब देखो ऑप्शन क्या क्या है। अब ये रेस्पेक्टिवली है, ये जो है रेस्पेक्टिवली है, तो रेस्पेक्टिवली है तो क्या कर लेते हैं ऑप्शन ए में ZnSO4, CuOH का होल 2, Fe3O4 और Na3Al-F6। ऑप्शन बी ZnCO3, CuCO3, Fe2O3 और Na3Al-F6। फिर सी ऑप्शन ZnSO4, CuCO3, Fe2O3, Al-F3 और डी वाले में ZnCO3, CuCO3, CuOH होल 2 और Fe3O4। ठीक है, अब इसको ज़रा देखा जाए, ध्यान दो। अगर आंसर हमको छांटना है, एक दो पूरा नहीं याद है और थोड़ा थोड़ा याद है तो भी आंसर छांट सकते हैं। ये तो देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, ये सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है, और Fe2O3 जो होता है वह हेमेटाइट होता है, ये तो सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इतना तो क्लियर है। और रेस्पेक्टिवली तो थर्ड नंबर पे Fe3O4 देखो इसमें है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है और इस वाले में भी नहीं है, लेकिन रेस्पेक्टिवली है, क्रम से देना है, तो आंसर तो सीधे सीधे छट गया आपका कि आंसर क्या हो जाएगा ए। लेकिन हमको तो टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको सारी जानकारी चाहिए, तो सारी जानकारी के तहत अब हम बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया, अब देखो एक चीज़ याद था तो आंसर बन गया हमारा। तो ये कैलामाइन ZnSO4 नहीं, क्वेश्चन यही था ना। ठीक, थोड़ा सा समथिंग गोइंग टू रॉन्ग। अच्छा ऑप्शन छूट गया था, सॉरी, वही कहे, एक ऑप्शन छूट गया था, सॉरी जी, सॉरी एवरीबॉडी, एक छूट गया था Na3Al-F6। हाँ अब सही है। अब देखो क्या है ना, अब ज़रा देखते हैं इसको, अब एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो Fe3O4 जो है हमारा थर्ड वाले पे यहाँ पर भी है, तो दो जगह है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब A बचता है और D बचता है, ठीक है। अब है कैलामाइन जो होता है वो ZnCO3 होता है, मैलाकाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuCO3.CuOH का होल 2, मेमोरी बेस्ड है, और क्रायोलाइट जो है Na3Al-F6। तो इस प्रकार से है। तो Na3Al-F6 लास्ट में Fe3O4, ये देखो मैलाकाइट और ये है D, तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका नाम क्या है, तो ये जो है ये है वाइट विट्रियोल, ये है वाइट विट्रियोल, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्टिनियाइट। और ये जो है ना बहुत रेयर फॉर्म में मिलता है, CuOH का होल 2 जो है रेयरली एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफॉर वाइट विट्रियोल। और देखो इसका नाम क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट, ZnCO3 कैलामाइन। CuCO3 का कोई अपना पार्टिकुलर नाम नहीं होता है, मिनरल नेम नहीं है। Fe2 हेमेटाइट, Na3 क्रायोलाइट, ZnSO4 आपका वाइट विट्रियोल हो गया। CuCO3 का मैंने बोला कुछ नहीं होता है, Fe2 Hem3 इसका भी कोई अपना मिनरल नेम नहीं है। और लास्ट बचता है ZnCO3, तो ये हो गया CuCO3 डॉट CO2 मैलाकाइट, और वो हो गया। अब यहाँ से देखो दो फॉर्म होता है, एक फॉर्म तो आपका मिला
2Cu का होल 2, एक तो ये मिला और दूसरा जो मिला वो होता है 2CuCO3.CuOH का होल 2। दोनों का क्या नाम है? तो देखो इस वाले का जो नाम है वो, इस वाले का जो नाम है वो अभी अभी हमने देखा क्या है, तो इस वाले का नाम है मेलाकाइट, और इस वाले का नाम क्या है? तो इसका नाम है एजुराइट। इसका नाम है एजुराइट और इसका कलर होता है ब्लू। एजुराइट का कलर होता है ब्लू और मेलाकाइट का कलर होता है ग्रीन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जेईई एडवांस का पेपर 1 का सेक्शन 1 पूरा कर लिया। ठीक है, किसी तरह का किन्हीं को कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सॉल्यूशन को, मतलब आपके क्वेश्चंस का आंसर पूरी तरह से दूं। अगर किन्हीं को आईआईटी मेडिकल के पर्पज से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको स्पेशल किसी कंटेंट का डिमांड है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसका भी आपको कॉन्सेप्ट आपको कम से कम समय में बनाने के लिए सिखाने का प्रयास करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 2 के साथ। ओके, थैंक यू।